ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है ना, चलो यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये जो बात की गई है फोटोसिंथेसिस की, समझ में आ रहा है? तो फोटोसिंथेसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मीन्स क्या होगा? टू प्रिपेयर किसको? ऑफ फूड। अच्छा, हायर प्लांट्स कौन से आएंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बाकी भी प्लांट होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। समझेगा? वो कोई भी हो, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, सब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा सबसे एल्गी में भी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी तालाब में, किसी पॉन्ड में ग्रीन एल्गी है, ग्रीन पार्टी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा। अब ध्यान देते हैं और कल हमने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है, समझ आ गया ना? आगे ध्यान देते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे प्लांट में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है? बताइए। एक ग्रीन कलर है, कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। नाम क्या है उसका? क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल और एक दिया और वर्ड दिया है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये बताइए। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, क्या है? एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है, क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। समझ आ गया? अब ध्यान देते हैं, जब भी किसी प्लांट की ग्रीन लीफ को हम लेते हैं, सब समझ आ रहा है ना? ध्यान दीजिए, हमने किसी प्लांट की एक ग्रीन लीफ ली है, हमने किसी प्लांट की ग्रीन लीफ ली है। ग्रीन लीफ, अब समझ आ गया? जब इस ग्रीन लीफ को हम कट करेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही पतला सा समथिंग, इतना पतला हम उसको कट करेंगे। क्या करेंगे? सेक्शन कटिंग। जब हम कभी किसी ग्रीन लीफ को हम सेक्शन कटिंग करेंगे, और सेक्शन कटिंग करेंगे तो जो हमें इसमें डायग्राम दिखेगा, समझ में आ गया ना? सपोज दैट हम इस डायग्राम को ऐसे यहाँ पे बनाते हैं
ऐसे हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। जब हम डायग्राम को देखेंगे तो ये आपकी कौन सी अपर साइड पे है, क्या कहोगे इसको, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसके अपर साइड की एक लेयर दी जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल समझ में आ गया ना। और ये कौन से हो जाएंगे, एयर ब्लैडर्स। डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ये डायग्राम मैंने आपको कल दिया था नोट्स, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास 12th की बुक है जिस हाँ बिल्कुल आती है आपको समझने के लिए पूरा, कि आप इसमें ये समझो कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है ग्रीन लीव्स में, समझ में ना। हाँ, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में हम 2 लेयर बनाएंगे, आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक। स्टोमेटा होंगे, स्ट्रोमा होगा, थैलेकॉइड्स, लैमेली होंगे, ग्रेनम होंगे, तो उसमें हम अभी आपको बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग बता रहे हैं कि कैसे आप ध्यान दोगे उस पर, समझ में आ गया ना। फिर आगे देते हैं, यहाँ देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हम ऐसे कलर से बना देते हैं फिर। ये आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, वेरी स्मॉलेस्ट पोर विच प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। विच एक्सचेंज ऑफ वर्क क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। समझा गया ना। अब ये जो आपके दिए हैं इनका नाम है मीसोफिल सेल। बहुत सारे हैं, मीसोफिल सेल्स हो जाएंगे। समझ आ गया ना, इतना समझा रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखते हैं। अब हम आपको समझाते हैं जिस डायग्राम में आप आओगे। इस डायग्राम को देखते हैं। हमने प्लांट की लीफ ली है, समझा गया। इसका हमने क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, ओके। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम वैसे का वैसे बनाया है जैसे आपके माइंड में आ रहा है। यहाँ पे ये देखो हमने लिखा हुआ है मेसोफिल सेल्स, ठीक। इसके बाद ये एपिडर्मिस है जिसका नाम हमने दिया अपर एपिडर्मिस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो है जिसका नाम हमने दिया क्यूटिकल, और फिर ये एयर वेस्कुलर जो भी एयर ब्लैडर की तरीके से होते हैं। अब ध्यान दो, ये जो हमने बनाया मीसोफिल सेल, इस मीसोफिल सेल को हमने यहाँ पे दिखाया, समझ में आ गया। ये एक पार्ट लिया मीसोफिल सेल का, और उस मीसोफिल सेल में देखेंगे तो जो बीचों बीच में दिख रहा है इसे कहते हैं वैक्यूल, जैसे हमने उस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में दिखाया, ये हो गया वैक्यूल। वैक्यूल समझ में आ गया ना। उसके बाद फिर हम ध्यान देंगे इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे समझ में आ गया। इतना समझा रहा है डायग्राम को, क्यों डायग्राम समझो किस तरीके से कहाँ पे दिखाया गया है।
जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। और आपको पता है कि स्टोमेटा जिसमें गार्ड सेल भी होते हैं, बीचों बीच में आपका वैस्कुलर बंडल होगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। हमें ये सब नहीं पढ़ने का, हमें पढ़ने का ग्रीन प्लांट में कहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका मेसोफिल सेल दिया हमें, बीचों बीच में वैक्यूल, साइड मैंने सर्कल बनाए हुए थे, उनका नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर ये आपका दिया एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, भाई मेसोफिल सेल है, सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होगा ही। और फिर क्या दिया, ये पूरा मेसोफिल सेल दिया। अब इसके एक क्लोरोप्लास्ट हमने बाहर निकाला, समझ में आ गया ना। जब बाहर निकाल के देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या दिखेगा, आउटर साइड की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इनर साइड की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर साइड की मेम्ब्रेन क्या होती है, परमेबल होती है। इनर साइड की मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, समझ में आ गया ना। अब ध्यान दो, इसके बीच में लिक्विड फिल है, लिक्विड जिसे कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा हो गया, कोई दिक्कत। फिर ध्यान दो, और इसके बीच में अब देखो सिंगल सिंगल, जैसे सपोज दैट, ऐसे ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक ऐसे बनाया, जैसे सिक्के होते हैं ना, एक के ऊपर एक रख दो, तो सिंगल आपका होगा उसे कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड। और पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। सिंगल होता है ग्रेनम, ठीक है। अब पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्रेनम लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, एक ग्रेनम किसी दूसरे ग्रेनम से अटैच है, लेकिन वो लिक्विड के बीच में अटैचमेंट है। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रोमा लैमेली, समझ में आ गया। तो मेसोफिल यानी हमने लीफ को कट किया, मेसोफिल सेल दिखा, मेसोफिल सेल को कट किया, क्लोरोप्लास्ट दिखा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें थाइलेकॉइड दिख रहे हैं, ग्रेनम दिख रहे हैं। अब हमें इसी पार्ट को लेकर के देखना है कहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, समझ में आ गया ना। अब इसके पार्ट को, जैसे ये दिया, तो इसके पार्ट को हमने थोड़ा बाहर निकाला, ऐसे दिख रहा है, बट थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हम थोड़ा और अच्छे से लेते हैं। यहाँ पे देखो इस पार्ट को कट किया तो यहाँ पे आ गया पार्ट, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, अपर साइड में थाइलेकॉइड, आपको पता है थाइलेकॉइड है, बीच में सिक्के एक 1 बाय 1 करके रखे गए हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे थाइलेकॉइड ल्यूमेन, इसके बीच में क्या दिया है, थाइलेकॉइड के अंदर क्या है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, समझ में आ गया, थाइलेकॉइड ल्यूमेन। अब ये आपका एक पूरा ग्रेनम दिया हुआ है, क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ थाइलेकॉइड। स्टॉक मतलब एक पूरा ग्रुप, क्लैम्प, क्लस्टर, समझ में आ गया। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाएंगे, पूरी एक सिक्के कॉइन्स हो जाएगी, ऐसे करके, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये जो दिया है थाइलेकॉइड ऑफ ल्यूमेन, इस ल्यूमेन को बाहर निकालेंगे तो सेम टू सेम आपको ऐसा दिखेगा भाई। इसके अंदर हमने 2 लाइनें बनाई हैं, लेकिन बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो देखो 1 2 3 4 4 लाइन दी गई, फिर बीचों बीच में प्रोटॉन पंप चैनल दिए गए हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके साइड पे क्या है, स्ट्रोमा है, इसके अंदर स्ट्रोमा। अब ध्यान दो, ये जो लेयर है जिसे कहा हमने ल्यूमेन, क्या है, ल्यूमेन, समझ में आ गया। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, 2 साइड की 2 मेम्ब्रेन है, 2 लेयर, इसे इनर मेम्ब्रेन। आउटर साइड की 2 लेयर होगी जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, समझ में आ गया। तो ध्यान दो, आउटर मेम्ब्रेन लैमेली, इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, ये आपका दिया है थाइलेकॉइड ल्यूमेन, ठीक है। इसी थाइलेकॉइड ल्यूमेन में क्या है, ये आपके जो ऐसे बने हुए ना सर्कल शेप में, बीचों बीच में H+ आयन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है ADP और ATP। आपको पता है जब ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें हम एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएंगे, क्या कहोगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ में आ गया। ध्यान दो, थोड़ा सा इधर समझाते हैं। चलो देखो, जैसे यहाँ पे नाम दिया है ADP, अभी यहाँ पे केवल 2 फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस एक हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसी में ऐड कर दिया, तो एक फॉस्फेट और हो गया। तो 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिला के कितने बनाएंगे बताओ, 3 फॉस्फेट, समझ में आ गया, जिसका नाम हो जाएगा ATP। क्या कहोगे, ATP। इसमें एनर्जी बनती है जब भाई 2 रुपया है, 1 रुपया और ऐड कर दिया गया, 3 रुपये मिल गए, आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, ATP, समझ में आएगा ना। अब सपोज दैट कि ATP से ADP बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे तो एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ADP बन जाएगा और प्लस IP अलग से निकल जाएगा, समझ में आएगा। तो जब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में और रिलीज हो जाएगी ADP के फॉर्म में। चलो आगे ध्यान देते हैं, इतना समझ आ रहा है ना। तो क्या द फंक्शनल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीफ, लीफ का क्या फंक्शन होता है, इतना समझा रहे ना। अब हम ध्यान देते हैं कॉस्मिक रे के बारे में, यहाँ पे ध्यान दो ये ठीक है, हमने ध्यान दो इसका नाम दिया CGXUIR, सी का मतलब हो गया कॉस्मिक रेस। अच्छा कुछ ने बीचों बीच में यहाँ पे ऐसे जीरो रखिए, जीरो बीचों बीच में 0.1 10 सब में रखिए, -2 -4 -6 -8, इधर राइट साइड में प्लस, समझ में आ गया। अच्छा देखो ऐसे 10 से लेकर के 14 तक कॉस्मिक रेस होती हैं, फिर 4 से लेकर के 10 तक एक्स रेस होती है, समझ में आ गया। और फिर ध्यान दो, अब ये देखो यहाँ से लेकर के 10 से लेकर के कॉस्मिक तक ये पूरी गामा रेस हो जाएंगी, ठीक है। फिर ध्यान दो 1 से 10-4 के बीच में यूवी रेस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। फिर देखो 1 से 4 कितना हो जाएगा, इंफ्रारेड। फिर 4 to 6 RW रेडियो वेव्स हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे 10 to लेकर के सोलर वेव्स, समझ में आ गया ना। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट दी, समझ आएगा ना। जैसे कि आप ध्यान देते हो, हम प्रिज्म में कोई लाइट डालते हैं तो 7 कलर की रेस निकलती है, इसे कहते हैं रेनबो, समझ आएगा ना। ध्यान दो सपोज दैट, इधर ध्यान देते हैं, एक हमने इस पे प्रिज्म बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिया, एक प्रिज्म बनाया। और प्रिज्म बनाने के बाद जो हमने इसमें रेड्स डाली, कोई सपोज दैट हमने ऐसे रेड्स डाली, ठीक है, तो ये रे क्या करेगी, 7 कलर की रेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई। सनलाइट तो स्पेक्ट्रम होती है, वाइट सनलाइट होती है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, इसका नाम है VIBGYOR, विबग्योर, इतना समझा रहा है ना। विबग्योर, जब भी सनलाइट पड़ेगी तो उसमें 7 कलर की रेस निकलती हैं, ध्यान दो यहाँ पे, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये आपका दिया लैम्डा एज ए फ्रिक्वेंसी के लिए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रिक्वेंसी, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना ही कम वेवलेंथ, इतना समझा रहा है। जब भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, देखो VIBGYOR, बाकी आगे इंफ्रारेड हो जाएगी, समझ आएगा यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे लैम्डा कितना, 400 से, 400 450, 500 550, 600 650, 700 750, फिर 800, समझ में आ गया ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम ऐसे नंबर देना चाहेंगे, यहाँ से कितना दिया हुआ है, 400 स्टार्टिंग, 400 कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 500, ये 550, 600 650, ये हो जाएगा 700, इसके आगे 750, फिर आपका इंफ्रारेड आ जाता है जहाँ, जो कि उससे आगे, इतना समझ आ गया। अब जब भी आप कभी फोटो सिस्टम पढ़ोगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, समझ आ गया ना। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जितने भी आप पढ़ोगे, ये सब ऑरेंज कलर और रेड कलर के बीच में होता है। अच्छा देखो 650 और 700 के बीच में 680 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 680, ठीक है, समझ आ गया। और 680 के बाद क्या आता है, 700 आता है। अच्छा दोनों में अगर हम किसी को फर्स्ट प्लेस देते, सपोज इधर ध्यान दो, हमने लिखा फोटो सिस्टम, ठीक, एक नाम दिया हमने फर्स्ट और एक नाम हमने दिया सेकंड। तो हमको ये बताओ कि फर्स्ट वाले को कितने नंबर देंगे, सेकंड वाले को कितने नंबर देंगे, दिमाग लगाओ, बोलो। फोटो सिस्टम अगर फर्स्ट है उसको कितने नंबर देंगे, अगर आपकी क्लास सबसे ज़्यादा नंबर होते उसी को फर्स्ट देते हैं ना, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए होना चाहिए 700, कितना होना चाहिए, 700। और फोटो सिस्टम सेकंड के लिए कितना होना चाहिए, 680, समझ में आ गया। तो जब भी हम कभी फोटो सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो पहले फोटो सिस्टम सेकंड आता है, ठीक, उसके बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा, ये माइंड में रखने का।
भाई नंबर अगर स्टार्टिंग से चलेंगे तो पहले 680 आएगा, तभी तो 700 आएगा। बस इसी को माइंड में आपको समझना है। तो पहले हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो पूरी एनर्जी 700 लेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट लेगा। समझ में आ गया? उसके बाद वो आगे काम करेंगे, आगे ध्यान देते हैं। इतना समझ आ रहा है ना? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम NCERT लेके चलेंगे। ये जो पूरी बुक है ये MP कौशिक की बुक है। समझ में आ गया ना? ये अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये MP कौशिक का है, अभी मैं NCERT नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया? ये आपको वेव समझ में आ गई? हाँ देखो, ये जो है जब यहाँ पे रेस निकलती है, ये सब रेस अलग अलग के लिए हैं। एक्सरे ह्यूमन बॉडी के लिए करते हैं, अब प्लांट का एक्सरे तो नहीं निकालोगे। तो जब भी सनलाइट से कौन सी रेस निकलती है? UV रेस निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है। इस अल्ट्रा वायलेट रेस को हमने क्या किया, प्रिज्म में, यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, तो ये सारी रेस फैल गई। जब फैल गई तो 7 कलर की अपना वो बनाए, कलर बनाए, विबग्योर, जिसे रैम्बो कहते हैं, इंद्रधनुष। ठीक, अब सबकी लाइट की सब कलर, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। यानी कि जब हम बात करेंगे ऑरेंज और रेड कलर के बीच में, तो यहाँ पे कहीं 680 आएगा। अगर आएगा तो इसको हमने सेकंड पोजीशन दिया, इसके बाद सेकंड 700 आएगा तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दिया। तो यानी कि ऑरेंज और रेड कलर के बीच में ही जो है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सर इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे ये हमें ये जो येलो कलर दिया है ये इन सबके बीचों बीच में दिया। देखो 1 2 3, इधर 1 2 3 4। आपको पता है कि 7 कलर होती है, 7 कलर के बीच में ही मीडियम मोड निकालते हैं। तो ये जो दिया हुआ है बीच में येलो कलर दिया हुआ है। ठीक है, येलो कलर दिया है, फिर ऑरेंज कलर दिया है। तो येलो कलर की वेवलेंथ कितनी है? समथिंग 550। समझ में आ गया ना? लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाइट जिस कलर पे जाएगी उसका नाम है रेड कलर। इतना समझ में आएगा? जब भी आप सूर्य को देखते हो, इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा कौन सा रंग दिखाई देता है आपको? लाल दिखाई देता है। बाकी उसमें होते बहुत सारे कलर। ठीक है ना? ऐसे करके अब ये कुछ साइंटिस्ट आए कि 1930 में CB वॉल ने प्रूव किया कि सल्फर बैक्टीरिया, मैंने कल आपको बताया था, ध्यान दो, सल्फर बैक्टीरिया यूज़ किया था H2S इन प्लेस ऑफ वाटर। पहले मैं वाटर मोबाइल साइड में रखूँ, पहले मैंने वाटर बताया था, वाटर से हमने ऑक्सीजन निकाला। लेकिन इन्होंने कहा कि हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लेते हैं। पहले क्या लिया? ग्रीन पल्पर बैक्टीरिया लिया, फिर ग्रीन पल्पर यानी सल्फर बैक्टीरिया लिया। जब बैक्टीरिया लिया तो उन्होंने क्या किया? H2S लिया इन द प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो H2S लिया तो यहाँ पे 12S निकल गया, जबकि ऑक्सीजन निकलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे वाटर लिया था, ऑक्सीजन निकला। सल्फर लिया तो क्या वाटर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो दिस लेड वन नेल टू, ठीक है, पोस्टुलेशन दैट ग्रीन प्लांट्स वाटर इज यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ H2S। H2S की जगह पे वाटर लिया गया और ये बताया गया कि वाटर से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। इतना पता है? ठीक, H2S एंड O2 इज इवॉल्व प्लेस ऑफ सल्फर। ठीक है, अब देखो ये हमने रिएक्शन आपको बताई थी रिएक्शन 6CO2 12 H2O गिवन अवे। ये आपकी पूरी कहानी जो हमने एक आपको लिया हुआ है पूरा सिस्टम, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। चलो ध्यान देते हैं। ये सूर्य देवता बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम दिया गया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का, समझा गया? इस क्लोरोप्लास्ट सिस्टम में यहाँ पे डार्क रिएक्शन दिया गया है, लाइट रिएक्शन दिया गया है। आपको मैंने कल बताया था कि जैसे टीवी होती है, LG की टीवी, LG, L से हो गया लाइट, और कहाँ पे होगा? G से हो गया ग्रेनम। समझ में आ गया ना? LG। ओके, और मैंने अपने सर जी का नाम बताया था DS। तो DS से क्या हो गया? डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। समझ में आ गया ना? LG लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, DS डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। समझ में आ गया ना? अब देखो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे? ग्रेनम। तो ग्रेनम आपको यहाँ पे दिया गया, और ये इसके डार्क सर्कल के लिए आपको यहाँ पे दिया ATP। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ATP क्या है, NADP क्या है, FAD क्या है, FADH2 क्या है, सब बताएंगे। ठीक है, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट दिया है। तो इसका मतलब इसी के अंदर पूरी प्रोसेस होगी, जो कि ऑक्सीडेशन होगा H2O का और O2 निकाल देगा। समझ में आ गया ना? उसके बाद यहाँ से जब बनेगा तो ये आपका शुगर निकाल देगा। तो फोटोसिंथेसिस इसी के अंदर हो रही है। समझ में आ गया ना? तो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होगी तो भाई दिन के देखो डे कंडीशन में प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जब भी लाइट रिएक्शन होगी ग्रेनम में तो तभी तो ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, और रात के टाइम पे मान लीजिए क्या डार्क कंडीशन है
तो क्या होगा, वो अपना शुगर तो बनाते रहेंगे, समझ में आएगा ना। तो क्या स्टार्च एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आउटलाइन आप दिया गया है किसका, फोटोसिंथेसिस का। डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ में आएगा ना। जैसे डार्क रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा हुआ है ग्रेनम, लाइट के लिए स्ट्रोमा, जिस C3 साइकिल, ठीक है, जिसको कहते हैं केल्विन साइकिल, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, मेल्विन केल्विन ने। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, बड़े अच्छे थे, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, लाइट रिएक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होती है, जिसे फोटोन कहते हैं। एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, फोटोन के फॉर्म में, फोटो मतलब लाइट। अच्छा, इसमें क्या है, एटीपी सिंथेसाइज इन लाइट रिएक्शन। तो ध्यान दो, ये जो C3 साइकिल बना, इसी में जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बनेगी, कहाँ देखो, इसके पास देखो, C3 में क्या है, एडीपी है, एडीपी इसको देगा किसको, लाइट वाले को, लाइट एडीपी ले लेगा, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के हाइड्रोजन एटीपी बना देगा, समझ में आएगा। तो C3 साइकिल एटीपी किससे लेता है, इससे ले, इसके पास एडीपी है, इसके पास फॉस्फेट है, इसने एडीपी को लेकर क्या बना दिया, एटीपी बना दिया, और एटीपी किसको दिया, डार्क रिएक्शन को। तो देखो ये लिखा है सनलाइट फोटोन एटीपी सिंथेसाइज इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या है, वाटर, एडीपी और H3PO4, समझ में आ गया ना। क्या दिया है, NADP, एडीपी दिया हुआ है, ठीक है, और NADP से NADPH बनेगा। वाटर आपका दिया है, ध्यान दो, वाटर भी बना हुआ है, ठीक है। इसमें CO2, NADPH2, ATP, देखो ATP इसको दिया हुआ है। फिर देखते हैं प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन H2 मॉलिक्यूल यूजिंग लाइट एनर्जी। तो देखो लिखा है यहाँ पे, फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, किसमें, लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी के लिए, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूजिंग एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर कौन कौन से हैं, ये देखो, NADPH2 जैसे आपका दिया हुआ है, और CO2, ठीक है। फिर आगे बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज टू एटमॉस्फेयर। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो लाइट रिएक्शन दी गई है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, समझ में आ रहा है। आगे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया है, CnH2n। CnH2n क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ये इसका नॉर्मल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली हेक्सो शुगर, शुगर में हेक्सोस क्यों लगाया गया, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन बोले तो हेक्सोस, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके, ठीक है। सिंथेसाइज लेटर वैरायटी ऑफ डाई पॉलीसेकेराइड्स आर प्रोड्यूस, समझ आ गया ना। अच्छा, बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन रिलीज एटमॉस्फेयर में, NADP, H3PO4, ADP बैक टू लाइट रिएक्शन। NADP देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे NADP दिया है, ADP दिया है, ठीक है ना, और H2O, ये सब किस में चले जाएंगे, लाइट रिएक्शन में, ठीक है, लाइट रिएक्शन में। अच्छा, साइट ऑफ एक्शन याद रखो, L के लिए G लगाते हैं, तो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट और थैलेक्वाइड, समझ में आ गया ना भाई। LG का मतलब क्या है, थैलेक्वाइड में ही तो ग्रेनम है, ठीक। अच्छा, ये क्या कहते हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, DS, डार्क के लिए S, समझ में आ गया ना। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, सनलाइट होता है भाई, इसको लिए कौन काम कर, सनलाइट करेगा। इसमें क्या है, एसिमिलेटरी पावर ऑफ लाइट रिएक्शन, तो एसिमिलेटरी पावर NADPH2, समझ में आ गया ना, ATP, ये जितने सारे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 10 नंबर दिया है, नॉट फॉलोड, ये फॉलोड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ 10 जो भी इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो सबके लिए हमने आपको कलर भी दिया हुआ है, किसकी, इतनी नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है, सबकी अपने अलग अलग कलर दी गई, ठीक है। तो ब्लू कलर की कितनी होती है, इंडिगो की कितनी है, ग्रीन कितनी है, ऑरेंज कितनी है, रेड कितनी है, समझ में आएगा ना। अल्ट्रावायलेट शॉर्टर रेस, रेड लाइट लॉन्गर रेस, देखो आ गया ना, रेड लाइट के लिए लॉन्गर वेवलेंथ, तो ज़्यादा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वेवलेंथ कम, हायर फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, समझ में आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोमेंट जो होता है, और वेवलेंथ क्या हो जाए, ये वेवलेंथ हो जाएगी। ज़्यादा वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, ठीक, ऐसे करके। अब ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये थोड़ा MSc लेवल के लिए दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल दिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए फोटॉन्स दिए हुए, ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको अभी इसमें नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। यहाँ इसको हम यहाँ पे अभी क्लोज करते हैं। इतना समझ आ गया ना। चलो आगे ध्यान देते हैं। जब भी हम इतनी सारी चीज़ें आएंगे, अब ध्यान दो, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे लिखा
फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्या दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट कितना होता है 700 का होता है, कितना होता है 700 का होता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम सेकंड कितना होता है 80 का होता है वेवलेंथ, समझा गया। तो जब भी हम इसको ध्यान देंगे, अच्छा चलो ध्यान देते हैं, हमने कल वाटर को ब्रेक किया था, ठीक है, और हमने जब वाटर को ब्रेक किया था तो सनलाइट आपको मिली थी, आपको पता है, समझा गया। जब भी सनलाइट आपको मिलेगी तो ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन किया, हमने यहाँ पे लिया H2O, क्या लिया H2O, समझ आ गया। फिर से ध्यान दो, यहाँ पे सनलाइट इसको मिलेगी, क्या मिलेगी सनलाइट, सनलाइट, समझ में आ गया। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आयन्स आएंगे Mn2 + Ca+2, समझ में आ गया। अब जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ध्यान दो, हाइड्रोजन कितने निकल जाएंगे, बोलो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, प्लस क्या होगा हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, समझ आ गया ना, इतना समझ आ गया। तो ये जो 2 हाइड्रोजन दिए, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, ये हमें ध्यान देना है, समझ आ गया ना। उसके लिए हम यूज़ करेंगे NADP+, ये हमारे पास होता है, जिसका नाम है निकोटिनामाइड एलिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में आ जाएगा, समझ में आ गया ना। ये दिया हुआ है, समझ में आ गया। निकोटिनामाइड, एन से हो गया निकोटिनामाइड, ए से हो गया एडेनिन, डी से हो गया डाई न्यूक्लियोटाइड, और पी से हो गया फास्फेट। इतना समझ में आ गया। अरे मेरे पास वो रखी है, मैं आपको दे दूंगा, उससे देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। NADP+, अच्छा जब NADP+ है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो जब प्लस लगा, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर टूट के जाएंगे। जैसे ATP है, ATP को ब्रेक किया ADP + IP के फॉर्म में, ऐसे ही जब NADP दिया तो यह ब्रेक डाउन होगा NADPH और प्लस H+ आयन में। इतना समझ आ गया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखो NADPH, अब ये देखो एक H तो ये मिल गया और फिर एक H इसी में ब्रेक डाउन और हो गया, तो जो 2 H थे, एक H इसके पास चला जाएगा और एक H इसके पास चला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं अभी आपको आगे पूरा बना के समझाऊंगा, ठीक है, कैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड बनाते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना। और ये पूरी कहानी कहाँ पे हो रही है, आपके लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बुक्स पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने अभी जस्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से बुक से कनेक्ट करते हैं। ये हो गई कहानी पूरी, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। अब समझा गया? उसमें तो आपको समझाया, थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन इससे समझाएंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ से यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल इन लीव्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी समझ में आ गया? लीफ के अंदर मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर वैक्यूल, उसी साइड में क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया ना? ऐसे करके यूजुअली अंडरलाइन कीजिएगा, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइंग देम सेल अलॉन्ग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब फिर क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंग विद द फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल्स। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, यू हैव स्टडीड। अभी जो क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में फॉर मेडिकल के लिए और आपके 11th क्लास के लिए, ध्यान दो, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। आपने पढ़ा हुआ है। कौन चैप्टर का नाम क्या था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो उसको याद है, ठीक है। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज
मेम्ब्रेनस सिस्टम, पता है क्या है मेम्ब्रेनस सिस्टम, डबल लेयर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने डायग्राम बनाया था डबल लेयर थी, एज वेल एज इन दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, अंडरलाइन कीजिए, एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये देखो आ गया, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन लगा हुआ है इस पे। समझ में आ गया ना, जहां तक बताया था उसके आगे इसलिए लेके आया हूं मैं। फिर क्या है, और ध्यान दो, इन स्टोमा, इधर स्टोमा क्या है, ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट ऐसे बबल्स लाइक में देख आपको दिख रहे हैं, ये लिक्विड है जिसे कहते हैं स्टोमा या फिर मैट्रिक्स। समझ आ गया ना, स्टोमा या फिर मैट्रिक्स। आगे ध्यान देते हैं, अब इसी में ध्यान दो, स्टोमा मैट्रिक्स, स्टोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर। स्टोमा क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज करता है किसको, फॉर शुगर के लिए, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। ठीक है, द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। तो क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, अंडरलाइन कर लो, लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों, फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स जो आपने शुगर वगैरह बनाया हुआ है ना, ऐसे करके। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, बाद में जब प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो दिन के टाइम पे क्या क्या प्लांट ने फूड बनाया, ठीक है ना, फूड बनाया तो ग्लूकोज बनाया, अब रात में सूर्य देवता तो लाइट देंगे नहीं भैया, ये लो हाइड्रोजन लगा के दे देंगे, नहीं देंगे। तो रात के टाइम पे क्या होगा, जो दिन में उन्होंने फूड बनाया हुआ है वही फूड को रात्रि में यूज करेंगे, नाइट के टाइम पे। समझ आएगा ना, लेकिन रात्रि में प्लांट याद रखिएगा रेस्पिरेशन करते CO2 निकालते हैं, ये पता रखना हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आ गया ना भाई, दिन में जो CO2 लेते हैं उससे तो चलो ग्लूकोज बना लेंगे, और लाइट रात में CO2 देखो, तुम भी CO2 वो भी CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, टपक जाओगे। ठीक है, ऐसे देखते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये अंडरलाइन करो यहाँ से, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, रिएक्शन ATP एंड NADPH, एसिमिलेटरी पावर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एसिमिलेटरी पावर क्या है, ATP एंड NADPH। समझ में आ गया, H, हाँ। हेंस द डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड क्या, बाई कन्वर्जन एज डार्क रिएक्शन। क्या है, कार्बन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या कहते हैं, कार्बन रिएक्शन, क्योंकि CO2 निकालते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस शुड बी नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट आर अकर्स इन डार्कनेस, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। समझ में आ गया ना, लाइट रात में लाइट नहीं होगी तो क्या डिपेंडेंट होंगे, नहीं डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब देखो आउटर साइड की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, इनर साइड की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन, जैसे 3rd 4th के बच्चों पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं बेटा इसमें जो लिक्विड होता है क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। बहुत सारे को एक को कहते हैं थैलेकोइड, पूरा हो जाएगा ग्रेना। ठीक है, और ग्रेनम जब आपस में अटैच होते हैं क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। अब यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स भी हैं, फिर क्या है, स्टार्च का ग्रेन्यूल दिया हुआ है, और लिपिड्स ड्रॉपलेट्स भी दिए हैं। आई होप इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये कहानी देते हैं, बहुत सिंपल कहानी, बहुत प्यारा डायग्राम, और नीट एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया, अब अंडरलाइन करते रहेगा, और पूरी यानी कि पूरा आपको लिखने का नहीं है, केवल ये लिखना है कि क्लोरोफिल A जो है उसमें कौन से कलर के पिगमेंट आते हैं, क्लोरोफिल B में कौन से कलर के पिगमेंट आते हैं। समझ में आ गया ना, ऐसे करके जिंथोफिल किस कलर को कहते हैं, कैरोटीनॉइड किस कलर को कहते हैं। समझ में आ गया ना, चलो आगे ध्यान देते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज ए क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E भी होता है, वो अभी आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, उसके बाद जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ठीक है, ऐसे करके आपको मिलेंगे, वही सारे नाम दिए गए हैं। तो देखो ये देखो डायग्राम, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए जैसे क्लोरोफिल A हो गया, ये दिख रहा है ना क्लोरोफिल A, येलो वाला कैरोटीनॉइड और ग्रीन वाला क्लोरोफिल B। समझ में आ गया, रटने का नहीं, केवल ध्यान दो। अब इसी को पढ़ना, लुकिंग एट द प्लांट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मैनी सेट्स ऑफ ग्रीन लीव्स। आपको पता होगा जब भी कभी ग्रीन लीव्स देखते हो तो कुछ प्लांट ग्रीन ऐसी होती है जिसमें व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, रेड कलर के पैचेस होते हैं, येलो कलर के पैचेस होते हैं। मनी प्लांट का देखो
मनी प्लांट जब भी लीफ देखोगे पूरी ग्रीन नहीं होती, स्टार्टिंग में ग्रीन, बाद में छोटे छोटे येलो कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, वी कैन लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू सेपरेट ऑफ द लीफ पिगमेंट एंड ग्रीन प्लांट्स थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे कभी भी कोई टाइल्स निकालनी होती है किसी चट्टानों से, तो उसमें उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। जो कलर डालेंगे वो कलर की स्लाइड निकल के बाहर आ जाती है, वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। ठीक है, ऐसे दिया। अब ध्यान दो, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से। हाँ, बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से, एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट सो दैट कलर that we see in leaves not due to single pigment but due to 4 pigment। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्लोरोफिल में कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल बी में कौन से होते हैं, जेंथोफिल में कौन से होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स में कौन से होते हैं। इतना समझ में आ गया ना। तो क्लोरोफिल ए के लिए क्या है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर। समझ में आ गया ना। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन यानी कि ब्लू ग्रीन कलर। क्लोरोफिल बी के लिए क्या है? येलो कलर। समझ में आ गया ना। क्लोरोफिल बी कौन सा कलर? येलो कलर। अच्छा, अब ये जेंथोफिल क्या होता है? येलो कलर। यानी कि जो क्लोरोफिल बी है येलो ग्रीन है। क्या है? क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। तो क्लोरोफिल ए क्या है? देखो, ब्राइट या ब्लू ग्रीन। ए को कहते हैं ए बी जी, यानी कि बी जी, ए बी जी ऐसे याद कर रखो। या फिर देखो बी तो इसमें भी दिया है ब्राइट, या फिर बी जी ब्लू ग्रीन। अच्छा, बी क्या कहता है? वाई जी, बी वाई जी। ठीक, ए जी बी, बी वाई जी, ऐसे करके येलो ग्रीन। जेंथोफिल क्या कहता है? एक्स वाई। जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक्स के साथ वाई, यानी कि जेंथोफिल का येलो तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब कैरोटीनॉइड के लिए येलो टू येलो ऑरेंज। अब समझ में आ गया। इधर आप पूछ रहे थे येलो क्यों दिया गया? विबिक्योर वाई ओ आर, येलो से येलो टू ऑरेंज। क्या लिखा है? कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। समझ में आ गया ना। और इसके बाद रेड आ जाएगा। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। क्या रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में? पता है, क्लोरोफिल, देखो 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। 4 पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए। तो देखो ए बी सी डी सभी लोग फोटोसिंथेसिस की लाइट को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में लाइट को ट्रैप करते हैं। ए भी ट्रैप करेगा, बी सी डी, लेकिन ए ऐसे रहेगा। बी सी डी तीनों ट्रैप करेंगे लाइट को, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। ये कहते भैया यही पूरी लाइट तुम ले लो हमसे। तो क्लोरोफिल ए को इन तीनों की लाइट मिल जाएगी। तो क्लोरोफिल क्या है? मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए। समझ में आ गया ना। और याद रखिएगा इसमें कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन। समझ में आ गया ना, ऐसे करके, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोफिल जब CHON4Mg। समझ में आ गया ना, ऐसे करके मैंने फार्मूला बताया था। आगे ध्यान देते हैं। कैन यू गेस द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? क्या आप गेस कर सकते हो? देखो मैंने अभी आपको बता दिया, क्लोरोफिल ए। लेट अस स्टडी ग्राफ शोइंग एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए। ठीक है। फिर ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज द विबिक्योर। आपके एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया, थोड़ा सा कहीं दिया, इधर देखो, ये देखो 4 5 6 7 इतना ही दिया गया है। ये वेवलेंथ दी गई है और लाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन मैंने लाइट को 1 बाय 1 करके समझाया हुआ अच्छे से। आप समझ आ रहा है? वो पहले अगर ना समझाए होते तो पढ़ लेना पड़ता। इसलिए लाइट को यूवी रेस दिया गया, फ्लैट किया गया, विबिक्योर रखा गया, सबको 50-50 करके दिया गया है। समझ में आ गया ना। अच्छा, आगे ध्यान देते, थोड़ा सा और समझाते, ठीक है। नाउ द लुक एट फिगर, देखिएगा 3rd पॉइंट बी पोर्शन, ये वाले को ये पोर्शन जो आपको दिया बी पोर्शन, ये आपको दिया है ऐसे करके, ठीक। इसमें क्या लिखा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय ऑक्सीजन रिलीज। फोटोसिंथेसिस में कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, फिर ऐसे करके चला गया, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, समझ आ रहा है ना। ध्यान देते हैं। लेट अस ग्राफ शोइंग एबिलिटी। अच्छा, इधर देखना, ठीक है। अब ये दिया है कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल शो ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन।
समझ आ गया? डज इट शो another absorption peak at any other wavelength? If yes, so which one? कौन कौन सा दिया गया? Now look at the figure 13.1b showing a wavelength at which maximum photosynthesis occurs in plant. ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टिमम यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल दिया गया, क्लोरोफिल ए, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बी सी डी भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। तो क्लोरोफिल ए ने सभी का ले लिया ना, समझ आ रहा है? ऐसे करके वी कैन कंक्लूड। हाँ, अब ध्यान दो, इन ब्लू एंड रेड रीजन, ब्लू रीजन एंड रेड रीजन आल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा? बी आर, याद रखो, बी आर, बी आर। समझ आ गया? आगे देखते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए क्या ए चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, बट बाई लुकिंग एट फिगर 13.c, देखिए सबसे नीचे वाला, इसमें कह रहे हैं कि कैन यू से दैट, क्या कह सकते हो? कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द सेक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें देखिए ग्राफ शो कर रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड ऑफ ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, द ग्राफ टुगेदर सो द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द एट अदर वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है और ऐसा कैसे होता है? समझ में आएगा ना? इसमें सिंपल दिया, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। अब इसके आगे बहुत सिंपल दिया हुआ है, केवल समझाएंगे। तो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट अदर थैलेक, अंडरलाइन कीजिए, थैलेकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, थैलेकॉइड पिगमेंट अदर लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। भाई क्लोरोफिल ए तो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट था, उसके बाद क्लोरोफिल बी पढ़ा, जेंथोफिल पढ़ा और कैरोटीनॉइड्स पढ़े। ठीक है, कार्ड एसेसरी पिगमेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एंड ट्रांसफर टू एनर्जी क्लोरोफिल ए। ये देखो बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड सब लाइट एनर्जी लेंगे, लेकिन किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को पास कर देंगे। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from इससे फोटो ऑक्सीडेशन। जब लाइट में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। भाई H2O है, H2O से ऑक्सीजन निकल गई तो रिड्यूस हो गया, अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक की अभी कहानी दी गई थी, जितना हमने आपको बताया हुआ है। अब लाइट रिएक्शन में आएंगे तो लाइट रिएक्शन में कौन से आएगा? सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड आएगा, जिसे कहते हैं 680। उसके बाद एनर्जी जाएगी फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, वो एनर्जी सबको देता रहेगा और ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। एक बार ऐसे जाओगे तो उसे कहते हैं नॉन साइक्लिक, एक बार ऐसे जाके वापस आ जाएगा कहते हैं साइक्लिक। हमने n बनाया, अगर हमने इसको n बनाया ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि होता है 680। थोड़ा सा ऊपर होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट जो कि होता है 700। समझ में आ गया ना? ये तो एक बार गया नॉन साइक्लिक और एक बार यहाँ से जाकर के फिर ऐसे आएगा तो ये साइक्लिक हो जाएगा। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है? नॉन साइक्लिक भी है और प्लस साइक्लिक भी है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड ऑलवेज साइक्लिक, सॉरी नॉन साइक्लिक। समझ आ गया? कोई दिक्कत? इसी का और ध्यान दो, अभी हमने तो इसको कहा भैया ये n है, अगर इसी n को ऐसे घुमा देंगे तो ये आपको z दिखेगा। क्यों? इसको ऐसे घुमा दो, फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया। इसी को कहते हैं बेटा जेड स्कीम। कौन सी स्कीम? जेड स्कीम। समझ में आ गया ना? ये देखो अभी इल्ले से समझाया हुआ है, उसके बाद ये देखो बना हुआ है, थोड़ा साफ करूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे है 680 का, ये 700 का। देखो इसको अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो आपको जेड वाला दिखेगा ना, जेड दिखेगा, इसे कहते हैं जेड स्कीम। और ऐसे करके इसको हम पढ़ेंगे। देखो एडीपी से जब आईपी ऐड किया तो एटीपी बना कि नहीं बना?
ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन गए तो H2O के साथ जब 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाएंगे, हाइड्रोजन नीचे से जाएंगे, और ये देखो NADP प्लस से क्या बन गया, NADPH बन गया। बना कि नहीं बना? तो ये पूरी कहानी अभी हम आपको बाद में बताएंगे, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ए अनस बेगिन आओ। देखते थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा।